गुरु जी के 93 जन्म दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के उपलक्ष्य में हम आज की क्लास शुरू करते हैं जो डेंगू के ऊपर है। डेंगू एक कॉमन बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है। तो हम आज उसके बारे में देखेंगे और उसके ट्रीटमेंट के बारे में भी समझेंगे। तो इसमें हम पहले डेंगू का ओवरव्यू देखेंगे, फिर उसके बाद हम डेंगू की फिजियोलॉजी के बारे में भी देखेंगे कि किस तरीके से ये बॉडी में इम्पैक्ट करता है और प्लेटलेट ही क्यों आपके जो है डाउन होते हैं या और दूसरे पैरामीटर पे क्या असर इसका पड़ता है। तो वो हम इसमें थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। मैं एक स्क्रीन शेयर तो डेंगू एक वायरल बीमारी है और यह एडीज एजिप्टाई नाम का जो मच्छर है उसके काटने से फैलती है। और ये जो मच्छर होता है अक्सर साफ पानी में पनपता है, जैसे गमले में, कूलर, टंकी, पुराने टायर आदि में जो जमा पानी रहता है उसमें पनपता है। इसके 4 तरह के प्रकार होते हैं। अभी तक सिर्फ हम ये जानते हैं कि डेंगू होता है, तो अभी डेंगू की हम डिटेल में जाने वाले हैं धीरे धीरे करके। तो ये 4 तरह का इसके प्रोटोटाइप या बोले सेरोटाइप्स बोलते हैं। इसके 4 प्रकार के सेरोटाइप्स हैं। DNV यानी डेंगू वायरस 1, डेंगू वायरस 2, डेंगू वायरस 3 एंड डेंगू वायरस 4। DENV1, DENV2, DENV3 एंड DENV2। तो किसी व्यक्ति को एक बार डेंगू होने पर उसी टाइप से दोबारा इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन दूसरे टाइप से हो सकता है। क्यों ऐसा? मुझे चैट में लिखकर बताइए क्यों होगा ऐसा। अगर एक टाइप ने काट दिया तो दोबारा फिर उस टाइप से आपको जो है डेंगू का इन्फेक्शन नहीं होगा या उसकी वजह से आप बीमार नहीं होंगे, उसके दूसरे टाइप की वजह से बीमार होंगे, क्योंकि हमारा शरीर उसके प्रति एंटीबॉडी बना लेता है। और जैसे ही इन फ्यूचर में सेम टाइप अगर वायरस आता है तो हमारी बॉडी उसको किल कर देती है। वेरी गुड। तो बॉडी एंटीबॉडी बना लेता है जी, मेमोरी सेल में वो चीज रिकॉर्ड हो जाता है। वेरी गुड। तो डेंगू के प्रकार हमने 4 सेरोटाइप देखे। अब बुखार के हिसाब से इसमें बुखार 3 प्रकार से होता है। एक तो हो गया क्लासिकल डेंगू फीवर जो सामान्य तौर पर देखने को मिलता है, जिसमें ज्यादा समस्या नहीं होती है। कई बार आपको डेंगू फीवर आ भी जाएगा और आप नॉर्मल फीवर उसको समझेंगे और वो के अंदर से ठीक भी हो जाएगा। ओके, एक क्वेरी है, अभी ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम लास्ट में ही लेंगे। तो मैंने माइक्रोफोन ऑन कर दिया, पूछिए मानवी जी।
आपकी क्या क्वेरी है? हेलो। जी बोलिए। प्रणाम सर जी। प्रणाम जी, पूछ रहिए। सर, आपने जो भी बताया कि जैसे दिमाग में तो यही आंसर आया था कि फर्स्ट टाइम डेंगू होने के बाद में हमारी बॉडी उसके एंटीबायोटिक बना लेगी। तो ये सिर्फ डेंगू में होता है या और भी किसी डिजीज में ऐसे होता है? और भी कई तरह के, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना, ये कई तरह की जो वैक्सीन के बारे में, तो जी। वैक्सीन की अलग अलग बीमारी की होती है ना, जैसे फ्लू की है या हेपेटाइटिस की है, इस तरीके से ओके। वो बॉडी उसकी बना लेता है। कई बार बॉडी नहीं बनाता है, इसीलिए फिर जो है वैक्सीन की जरूरत पड़ती है, ताकि वो भविष्य में जो है जब रियल फीवर जब आएगा या रियल वायरस आएगा तो उसके प्रति लड़ सकता है। मतलब एक बार होने के बाद में थोड़ा सेफगार्ड रहता है कि सेम वैसा तो नहीं हो सकता। हाँ, जो सेम टाइप का जब आएगा उसका टाइप अगर वो है तो बॉडी इजीली उससे लड़ सकती है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास फाइटिंग मैकेनिज्म अवेलेबल है, उसकी कोडिंग है, एंटीबॉडी है, सब कुछ। और सर ऐसा भी तो हो सकता है ना, एंटीबायोटिक्स नेक्स्ट टाइम हो भी जाए लेकिन वो उतना सीवियर ना हो या उतनी पहले जैसी कंडीशन खराब ना हो जैसे पहले हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। आपको बुखार आएगा, अटैक उसका होगा, बट आपको इम्पैक्ट ज्यादा नहीं आएगा अगर हाँ। एंटीबॉडी आपके अंदर है उसकी। ओके ओके या सर, फिर थैंक ये यू। है कि एंटीबॉडी तो है पर आपकी इम्यूनिटी ही डाउन हो, तब ओके लेकिन वो आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट तो करेगा, क्योंकि शरीर ओके। लड़ने में ही सक्षम नहीं है, उसको रॉ मटेरियल ही नहीं है उसके पास। जी जी जी। तो ये भी एक ओके। वजह है। तो दैट मीन्स कि हमें इम्यून पे तो बहुत अच्छा, हमारा इम्यून सिस्टम तो बहुत अच्छे से स्ट्रांग होना ही होना उसको तो चाहिए ना। हमेशा स्ट्रांग रखना ही पड़ेगा। थैंक यू सर। ओके। तो हमने 4 सेरोटाइप देखे डेंगू के: DNV1, DNV2, DNV3 एंड DNV। और किसी व्यक्ति में एक बार डेंगू होने पर उसी टाइप से दोबारा इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन दूसरे टाइप से हो सकता है। फिर हमने बुखार के हम टाइप्स देख रहे थे कि डेंगू में 3 तरह से मुख्य रूप से बुखार को देखा जाता है। पहला है क्लासिकल डेंगू फीवर, जो कि सामान्य डेंगू होता है और इसके लक्षण बड़े हल्के होते हैं। दूसरा है डेंगू हेमरोजिक फीवर, जिसको DHF बोला जाता है। तो डेंगू हेमरेजिक मतलब आप सभी जानते हैं, हेमरेज यानी किसी तरह की ब्लीडिंग होना। ठीक, तो उसमें हेमरेजिक सिम्टम्स देखने को आपको मिलेंगे, ब्लीडिंग होगी। तो एक हो गया क्लासिकल डेंगू फीवर, दूसरा हो गया डेंगू हेमरेजिक फीवर यानी कि DHF, जिसमें खून बहने की समस्या होगी। और खून कब बहता है? जब आपकी बॉडी में प्लेटलेट कम हो जाएंगे। फिर होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम यानी DSS। ये बहुत अधिक जब ये बढ़ जाती है तो उस स्थिति में ये होता है, आदमी की इसमें डेथ भी हो सकती है डेंगू से, जिसमें बीपी एकदम डाउन हो जाता है। और ये क्यों होगा वो हम आगे अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो पहला टाइप क्लासिकल डेंगू फीवर, दूसरा है डेंगू हेमरेजिक फीवर यानी DHF, और तीसरा है डेंगू शॉक सिंड्रोम यानी DSS। डेंगू के लक्षण, तो आमतौर पर डेंगू के लक्षण जो है आपको 1 हफ्ते के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे मच्छर ने आपको काट दिया तो तुरंत दूसरे दिन आपको लक्षण नहीं देखेंगे, धीरे धीरे आपकी बॉडी में वो जो है काम करेगा और फिर उसके लक्षण देखने को मिलेंगे। तो ये 3 से 7 दिन बाद, कभी कभी तो ये 15 दिन भी लग जाते हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई जैसे आपके बच्चे को बुखार है पर बुखार उतर नहीं रहा है, हमेशा 100 के ऊपर बना हुआ है, और उतर जाता है फिर ठीक हो जाता है, फिर उतर जाता है, मतलब ये कंटिन्यू बना रहेगा और कमजोरी धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएगी। तो ये कभी कभी आपको 1 हफ्ते के अंदर आप देखेंगे कि बच्चा धीरे धीरे, या जो भी बड़ों को भी होता है, तो वो सुस्ती आनी शुरू हो जाती है। तो 3 से 7 दिन का इसका पीरियड रहता है, और स्ट्रांगली ये 7 दिन के बाद आपको अगर टेस्ट वगैरह कराएंगे, 7 से 8 दिन के बाद अगर वाकई उस मच्छर ने काटा है तो ये जो है पॉजिटिव आएगा, इसका टेस्ट किट आती है। दूसरा, ये मोस्टली जो है आपको घुटने से नीचे, और अक्सर ये काटने में होता है कि भाई घुटनों के नीचे जो है ये अक्सर ये काटता है, और हाथों में काटने को देखा जाता है। इसलिए कहते हैं कि फुल स्लीव की शर्ट अगर गार्डन वगैरह में जा रहे हैं शाम के समय, तो ये जो है
वायरस उस मच्छर जो है उस समय काटता है। तो क्योंकि घास वगैरह में ये ज्यादा पनपते हैं, पानी वगैरह रहता है नमी वाले एरिया में, बच्चों को अक्सर गार्डन में खेलने से ये होगा। अभी हम इसके सिम्टम्स देखेंगे। तो पहले आमतौर पर लक्षण इसके 3 से 7 दिन बाद दिखाएंगे। दूसरा, तेज बुखार आता है। बुखार जो है मोस्टली 100 के ऊपर रहेगा, 104 तक जा सकता है। और कई बार ये पैरासीटामोल देने से भी नहीं उतरता है, ये भी इसकी खासियत है। ठीक, तो तेज बुखार होगा, इसके साथ बहुत तेज सिर दर्द होगा, सर में दर्द आएगा, आंखों के पीछे दर्द होगा, ऐसा लगेगा कि आंखें जो है निकल के बाहर आ जाएंगी या आंखों में एक भारीपन आ जाएगा। तो ये इसमें होता है। और आंखों के नीचे जब ये डेंगू होता है तो यहाँ सूजन भी किसी किसी लोगों में देखने को, ये हो गया। और मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, तो इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, जैसे कि हड्डी तोड़ बुखार इसको बोला जाता है, यानी इतना दर्द होता है। कोई बता सकता है क्यों जॉइंट पेन और मसल पेन होगा इसमें? एक रीजन बताइए, इसमें जॉइंट पेन या मसल पेन क्यों होगा, किस वजह से होता है? क्योंकि ये अक्सर हर फीवर में देखने को मिलता है। वेरी गुड, इन्फ्लामेशन, सही है। तो इन्फ्लामेशन जब होगा तो जॉइंट में मसल में पेन आएगा। फिर रैश आने शुरू हो जाएंगे, त्वचा पर लाल लाल चकत्ते ऐसे आने शुरू हो जाते हैं। तो छोटे छोटे रैश पीठ में या पेट में आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। जैसे एलर्जी होती है उस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। फिर क्या होगा, इसमें उल्टियां हो सकती हैं, भूख कम हो जाएगी, खाना खाने का मन नहीं करेगा, थकान और कमजोरी, हमेशा सोते रहने का मन। और जब ये गंभीर हो जाएगा, तो गंभीर यानी कि बहुत सीरियस कंडीशन में इसमें जो है ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। नाक से खून निकल सकता है या मसूड़ों से खून आ सकता है, और हो सकता है यूरिन या मोशन में भी ब्लड आ जाए और प्लेटलेट की संख्या तेजी से गिरना शुरू हो जाए। और अधिक अगर इसकी जो है सीवियरिटी बढ़ती है तो पेट में दर्द भी होगा और सांस लेने में कठिनाई भी हो सकती है। डेंगू की जांच के लिए डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो इसका सीवीपी या सीवीसी टेस्ट कराएंगे, जिसमें हम प्लेटलेट्स देखेंगे कि प्लेटलेट्स कम हो रहे कि नहीं हो रहे। फिर NS1 एंटीजन टेस्ट होता है शुरुआती 1 से 7 दिन में, और फिर उसके बाद IgM IgG एंटीबॉडी टेस्ट होता है बाद में कंफर्म करने के। इलाज के तौर पर अगर हम देखें इसमें, तो मोस्टली अक्सर क्योंकि ये वायरस है तो इसके लिए कोई एंटीवायरल दवाई ऐसी नहीं है, बाकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है सिम्टम्स के हिसाब से। अगर बुखार कम करना है तो उसके लिए पैरासीटामोल होता है, पर इसमें एस्पिरिन या ब्रूफेन नहीं लेना चाहिए क्योंकि इससे खून बहने का खतरा बढ़ जाता है। और प्लेटलेट बहुत कम होने पर, यानी कि 20,000 से नीचे अगर होते हैं और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तो उसमें प्लेटलेट चढ़ाए जाते हैं। ब्लड IV के थ्रू जो है आपको खून चढ़वाना पड़ता है। ये अभी मोटी मोटी जानकारी जो है हम डेंगू के बारे में देख रहे हैं। और इसमें जो है डिहाइड्रेशन नहीं हो, इसके लिए जो है प्रॉपर हाइड्रेट बॉडी का रहना जरूरी है, वो इसमें देखना चाहिए। बचाव क्या कर सकते हैं, तो डेंगू का टीका कुछ देशों में उपलब्ध है लेकिन भारत में आमतौर पर प्रयोग नहीं होता है। मच्छरों से बचाव ही सबसे प्रभावी तरीका है, तो मच्छरदानी या फुल स्लीव की कपड़े पहनने चाहिए, और घर में कहीं भी आसपास पानी जमा होने, इसके लिए गवर्नमेंट भी काफी प्रोग्राम चलाती है।
तो ये आपको सभी को जानकारी होगी। तो डेंगू और सामान्य बुखार में कैसे डिफरेंस करेंगे कि भाई ये डेंगू ही है या डेंगू हो सकता है। तो उसके लिए कुछ सिम्टम्स से आप जो है मान सकते हैं कि भाई ये डेंगू हो सकता है। तो सामान्य बुखार में जो है एक तो प्लेटलेट तेजी से नहीं गिरते हैं, ये आपको सीबीसी रिपोर्ट में क्लियर हो जाए। दूसरा, जो डेंगू होगा उसमें इतना बहुत अधिक तेज में सिरदर्द होगा, सिरदर्द काफी ज्यादा होगा, या और दूसरा आंखों के पीछे दर्द होगा और जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द। ठीक। तीसरा है खून बहने और प्लेटलेट की संभावना केवल डेंगू में होती है, सामान्य जो वायरल फीवर होते हैं उसमें ये नहीं होता है। तो ये आपको डिफरेंशिएट करने में मदद। तो शॉर्ट में अगर देखें तो डेंगू एक खतरनाक लेकिन नियंत्रित की जा सकने वाली बीमारी है, जिसकी समय पर अगर पहचान हो जाए और प्रॉपर हाइड्रेट रखा जाए और प्लेटलेट्स की निगरानी और डॉक्टर की बराबर देखभाल से जो है मरीज पूरी तरह ठीक हो जाता है। यहाँ तक डेंगू समझ में आया। अब हम प्रवेश करेंगे फिजियोलॉजी। डेंगू का ओवरव्यू क्लियर है सभी को? यस लिख सकते हैं या सेम पेज लिख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो अब हम फिजियोलॉजी को थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा डीप में हम जाएंगे और चीजों को आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। हम सभी जानते हैं ब्लड में जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो वायरस है डेंगू वायरस, ये सिर्फ प्लेटलेट पर असर करता है। तो एक पिक्चर आपके सामने मैं अभी रखूंगा, क्योंकि फिजियोलॉजी में उसको समझने में बड़ी मदद मिलेगी। आपके सामने पिक्चर में दिख रहा है हीमोसाइटोब्लास्ट होती है। तो ये जो है रक्त बनने की प्रक्रिया को हेमेटोपोएसिस कहा जाता है। और यहाँ पर जैसे आप देखेंगे आरबीसी बनने का अलग प्रक्रिया है, प्रो एरेथ्रोब्लास्ट के थ्रू। फिर इसी तरह से जो है स्नोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, डब्ल्यूबीसी वगैरह जो है बनने की अलग प्रक्रिया। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं वो है मेगा कारियोब्लास्ट। ठीक। तो
ये हीमोसाइटोब्लास्ट के अंदर ही एक टाइप है मेगा कार्योब्लास्ट, जो कि प्रो मेगा कार्योसाइट बनती है, फिर मेगा कार्योसाइट बनती है, फिर मेटा मेगालो कार्योसाइट बनती है, और उसके बाद बनता है आपका प्लेटलेट, जो कि रक्त में क्लॉट बनने में अपना रोल प्ले करता है। इसी तरह से लिम्फोसाइट है, तो लिम्फोसाइट में लिम्फोब्लास्ट, फिर प्रो लिम्फोसाइट, फिर लार्ज लिम्फोसाइट, फिर ये कहाँ बनती हैं, आधी बनती हैं थाइमस ग्लैंड में, आधी बोन मैरो में, फिर मीडियम लिम्फोसाइट, फिर ये लिम्फोसाइट स्मॉल टी और स्मॉल पी, फिर किलर सेल, हेल्पर, मेमोरी, सप्रेसर, ये सब चीज। तो ये अक्सर बोन मैरो में ये चीजें होती हैं। मेगा कार्योब्लास्ट है या हेमेटोपोइसिस का जो काम होता है, ये जो हमारी लार्ज बोन्स होती है उनमें ये प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इसी के संबंध में हम देखेंगे डेंगू की फिजियोलॉजी। तो वायरस शरीर में प्रवेश कैसे करता है, पहले ये देखते हैं। तो डेंगू वायरस एडिस इजिप्टाई मच्छर के काटने से खून में प्रवेश करता है। यह मच्छर जो है दिन में काटता है, और जब किसी डेंगू वायरस से संक्रमित व्यक्ति का खून चूसता है तो वायरस मच्छर के अंदर चला जाता है। अगली बार जब वही मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वायरस उसके खून में चला जाता है। वायरस शरीर में कहाँ असर करता है, तो यह सबसे पहले वायरस डेंड्रिटिक सेल, मोनोसाइट और मैक्रोफेज में प्रवेश करता है। वहां यह मल्टीप्लाई, गुणा करता है और खून में फैल जाता है। ठीक, सबसे पहले कहाँ प्रवेश करेगा ये, डेंड्राइटिक सेल और मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस। ये पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर मोनोसाइट कहाँ पर है, फिर ये है मोनोसाइट, ये देखिए, और मैक्रोफेज। तो ये प्रो मोनोसाइट की जो सेल है, पहले मोनोगा इनमें प्रवेश करेगा, फिर इनसे जो आगे फैलता चलेगा। ठीक, इम्यून रिस्पॉन्स इस तरीके से होगा, हमारी बॉडी कैसे जो है रिस्पॉन्स करती है, तो ठीक वैसे ही जैसे अन्य बुखार में देखने को मिलता है। तो शरीर का इम्यून सिस्टम वायरस से लड़ने के लिए साइटोकाइंस और एंटीबॉडीज बनाती है, लेकिन यही इम्यून रिस्पॉन्स ओवर रिएक्ट करके कई समस्याएं पैदा करता है। तो डेंगू फीवर में देखने को मिलता है, तो साइटोकाइन स्टॉर्म इसको बोला जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में एंटीबॉडीज वगैरह बननी शुरू हो जाती है, जिसके कारण जो है बुखार, थकान और कमजोरी लगती है। इसमें जो है एक अलग तरह की चीज होती है डेंगू फीवर में, वो है कैपिलरी लीकेज। तो इसमें खून से प्लाज्मा बाहर निकलने लगता है, जिससे बीपी गिर जाता है। तो हमारी जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, वो उनकी दीवारें मोटी होती हैं, तो इसलिए इजीली कोई चीज आर पार नहीं होती है। पर जब ये डेंगू वायरस अटैक करता है तो वहां से जो है अंदर का माहौल ऐसा हो जाता है कि प्रॉपर क्लॉट नहीं होने की वजह से जो है सीरम जो है बाहर आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए वो प्लाज्मा जो है लीकेज करके जो है कैपिलरी के बाहर दिखने लगता है। इसकी एक पिक्चर है, मैं आपको दिखाता हूँ, समझ में आएगा किस तरीके से ये होगा। सभी को पिक्चर क्लियर दिख रही है जी। तो इसमें देखेंगे प्लाज्मा लीकेज के बारे में बताया है। तो प्लाज्मा लीकेज में देखिए, ये है आपकी ब्लड कैपिलरीज और ये है प्लाज्मा। तो जब बॉडी में ये इन्फेक्शन होता है तो प्लाज्मा क्या है, लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड। ठीक, इन्फेक्शन होगा, डेंगू हो या जो भी चीज है, खासकर यहाँ पर हम डेंगू की बात कर रहे हैं, तो साइटोकाइंस रिलीज होंगे,
साइटोकाइन्स के रिलीज होने के कारण जो है ये आपकी ब्लड कैपिलरीज की मेम्ब्रेन डैमेज, ठीक, जिसकी वजह से प्लाज्मा लीकेज हो जाता है और ये बाहर आ जाता है। एस्केप ऑफ फ्लूइड फ्रॉम ब्लड वेसल्स इनटू सराउंडिंग टिश्यू, और ये टिश्यू में आ जाता है। तो ये प्रक्रिया होती है, और प्लाज्मा अगर लीकेज हो जाएगा तो आपका बीपी लो हो जाएगा, जिसको डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं, और जिसमें डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए जो है स्कैन करके डॉक्टर देखते हैं। अक्सर ये जो है पेट में लीकेज हो जाता है या कभी कभी पेट में भरना शुरू हो जाता है, तो इससे पता चलता है कि उसकी सीवियरिटी कितनी ज्यादा है। तो ये जो है कैपिलरी लीकेज हुआ, पहले क्या होगा, हमारा बॉडी जो है इम्यून रिस्पॉन्स ओवर रिएक्ट करके कई समस्याएं पैदा करता है। उसमें है एक तो साइटोकाइन स्ट्रोम, जिसकी वजह से बुखार, थकान और कमजोरी होती है। दूसरा है कैपिलरी लीकेज, जिसकी वजह से प्लाज्मा बाहर निकल जाता है और जिससे बीपी गिर जाता है। इसकी वजह से शॉक सिंड्रोम हो जाता है, DSS, डेंगू शॉक सिंड्रोम। फिर प्लेटलेट पर असर, उनकी संख्या तेजी से गिरती है, जिसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहा जाता है। प्लेटलेट कम क्यों हो जाते हैं? तो डेंगू वायरस सीधे बोन मैरो में प्लेटलेट बनाने वाली सेल्स मेगा कार्योसाइट को जो है सप्रेस कर देता है, और साथ ही हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम प्लेटलेट को फॉरेन बॉडी समझकर उसको डिस्ट्रॉय भी करने लगता है, इसीलिए प्लेटलेट तेजी से कम। ये इसका मेन रीजन है कि भाई इस बुखार में ऐसा क्यों होता है। तो एक तो ये जो वायरस है वो सीधा मेगा कार्योसाइट पर अटैक करता है, मोनोसाइट वगैरह मैक्रोफेज में रहेगा, फिर जो है वहां पर अटैक करेगा। तो एक तो उस वजह से जो है आगे फॉर्मेशन की प्रक्रिया गड़बड़ा जाती है। दूसरा, हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो ऑटो इम्यूनिटी में कन्वर्ट हो जाता है, या वो ओवर रिएक्शन कर देता है। तो ओवर रिएक्शन करने के कारण जो है वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि ये हमारी बॉडी की सेल्स है या फिर बाहरी बॉडी की सेल्स, वो उनको मारना शुरू कर देता है, जिससे ये दोनों प्रक्रिया उस जो है प्लेटलेट को डाउन करने में अपना रोल प्ले कर देती हैं, और प्लेटलेट तेजी से गिरना शुरू हो जाते हैं। शुरुआत में ऐसा नहीं होता है, शुरुआत में बॉडी आइडेंटिफाई करती है, लेकिन जब बहुत सीवियरिटी हो जाती है तब ये कंडीशन। ब्लीडिंग क्यों होता है? तो प्लेटलेट कम होने से जो है खून जमने की जो क्षमता है, क्लॉटिंग की जो क्षमता है वो घट जाती है, इसीलिए ब्लड कैपिलरीज कमजोर होकर फटने लगती है। इसकी वजह से नाक, मसूड़े, पेशाब, मल से खून आ सकता है। अच्छा, यहीं से खून क्यों आता है? मसूड़ों से या नाक से, पेशाब से या मल से? क्योंकि ये कुछ ऐसी जगह हैं जहां से बॉडी का कंटिन्यू काम चलता रहता है, पहली चीज। दूसरा, यहाँ पर ब्लड का प्रेशर अधिक रहता है। तीसरी चीज सॉफ्टनेस है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया है, इसीलिए गर्मी जो है, जैसे शरीर की जब गर्मी रहती है वो गर्मी या तो नाक से निकलती है, जिसको नक्सीर फूटना भी बोलते हैं, या अलग अलग जगह कई और नाम से भी जाना जाता है, नोज ब्लीडिंग हो जाती है। या फिर गर्मी जो है पाइल्स के तौर पर भी जो है मोशन के थ्रू बाहर आ जाती है गर्मी। तो यहाँ की जो ब्लड कैपिलरीज है बड़ी सॉफ्ट होती है और आराम से जो है जल्दी से जो है फट सकती हैं, और वो ऐसी कंडीशन में इजीली हो जाती है। तो यूरिन में ब्लीडिंग होना, या फिर मोशन में ब्लीडिंग होना, या नाक से ब्लीडिंग आनी, या बहुत अधिक हुआ तो आपके मसूड़ों से भी ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर जो है ब्लड कैपिलरीज बहुत टाइनी होती है, वो सॉफ्ट होती है, तो ये इजी रास्ता है ब्लीडिंग को बाहर निकलने का। अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाए तो उसका निकलना मुश्किल है, फिर अंदर क्लॉट भी हो जाएंगे। तो भगवान ने जो व्यवस्था की है बहुत बढ़िया की है, तो ताकि जो भी ब्लीडिंग अगर हुई तो वो बाहर निकल जाए। अगर वो अंदर रहेगी तो क्लॉट करके वहां इन्फेक्शन या कोई दूसरी तरह की समस्या पैदा
कर सकते। तो हमने देखा कि खून क्यों बहता है, क्योंकि प्लेटलेट कम होने से खून जमने की जो क्षमता है वो घट जाती है। इसलिए क्या होता है कि वो कैपिलरीज कमजोर होकर फटने लगती है, तो जो है ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, और इसी वजह से जो है नाक, मसूड़े, पेशाब या मल में वो आ सकता है। अगला है फीवर एंड पेन क्यों होता है। तो पहला सवाल का जवाब मैंने दिया था कि शरीर वायरस शरीर में कैसे प्रवेश करता है, आपके काटने के द्वारा। ठीक है, डेंगू वायरस एडिस एजिप्टाई नाम का मच्छर है, वो काटने, वो किसी डेंगू वायरस से संक्रमित व्यक्ति को काटेगा, उसका वायरस मच्छर में जाएगा, मच्छर फिर दूसरे आदमी को काटेगा, उसका वायरस वहां ट्रांसफर होगा, इस तरीके से। ठीक, फिर ये कैरियर का काम कर रहा है। फिर वायरस कहाँ असर करता है, तो हमने देखा मोनोसाइट मैक्रोफेज में प्रवेश करता है और वहां पर ये मल्टीप्लाई होता है। तीसरा, इम्यून रिस्पॉन्स किस तरीके से होता है, तो बॉडी में साइटोकाइन स्टॉर्म आएगा, क्योंकि बॉडी साइटोकाइन और एंटीबॉडीज रिलीज करना शुरू करती है, और यही हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स के कारण, ओवर रिएक्शन के कारण जो है ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, या फिर जो अपने प्लेटलेट डाउन होना शुरू हो जाती है। तो साइटोकाइन स्टॉर्म, कैपिलरी लीकेज, प्लेटलेट पर असर। प्लेटलेट कम क्यों होते हैं, क्योंकि ये मेगा कार्योसाइट पर असर करता है और उनको सप्रेस कर देता है, और हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो भी उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, इसलिए तेजी से कम होता है। ब्लीडिंग क्यों होती है, क्योंकि प्लेटलेट कम होने से खून जमने की जो क्षमता कम हो जाती है और कैपिलरीज कमजोर होकर फटने लगती है, जिससे नाक, मसूड़ों और पेशाब या मल से खून आ सकता है। बुखार और दर्द क्यों होता है, तो वायरस से लड़ाई में इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 और टीएनएफ अल्फा, जिनकी मैंने पिछले क्लास में भी बात की थी, तो ये इंटरल्यूकिन्स हैं। इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 और टीएनएफ अल्फा एक तरह का प्रोटीन है, ये इनकी गिनती साइटोकाइंस के अंदर होती है। तो ये निकलते हैं और ये हाइपोथैलेमस में बुखार को ट्रिगर कर देते हैं, जो उसका थर्मल सिस्टम है उसको ट्रिगर कर देते हैं, थर्मोस्टेट को रेगुलेट कर देते हैं, जिससे बॉडी में जो है बुखार मतलब आपका टेम्परेचर बढ़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मांसपेशियों में दर्द और जॉइंट में सूजन और दर्द पैदा ये करते हैं। सीवियर डेंगू, डीएचएफ और डीएसएस। तो अगर प्लाज्मा लीकेज बहुत ज्यादा हो जाए तो उससे क्या होगा, खून गाढ़ा हो जाएगा, जिसको बोलेंगे हीमो कंसंट्रेशन। खून गाढ़ा हो जाएगा तो बीपी गिर जाएगा, और इसकी वजह से फिर क्या होगा, डेंगू शॉक सिंड्रोम हो जाएगा। यह सबसे खतरनाक अवस्था है जिसमें इमीडिएट आईसीयू केयर की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो इसकी फिजियोलॉजी को अगर हम देखें तो पहले मच्छर काटेगा, मॉस्किटो बाइट, फिर वायरस की एंट्री होगी, फिर वह डेंड्राइटिक सेल्स में इंफेक्शन करेगा, जिसको कंडीशन बोला जाता है विरेमिया, और फिर इम्यून एक्टिवेशन होगा इम्यून सेल्स का, फिर होगा साइटोकाइन स्टॉर्म आएंगे, साइटोकाइन स्टॉर्म्स की वजह से प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन होगा और कैपिलरी लीकेज करेगी, और फिर उसके बाद शरीर में होगा फीवर, दर्द, रैश और ब्लीडिंग, और उसके बाद शॉक, सीवियर केस में डेंगू शॉक सिंड्रोम होगा। ये चीज यहाँ तक सभी को समझ में आया। फिर हम इसमें थोड़ा सा कुछ टॉपिक को और समझना है। यस लिख दीजिए, या सेम पेज, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी डिटेल हम देखेंगे, प्लाज्मा लीकेज को और समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले ये देखते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है, और इसका हम जो है डेंगू के संबंध में हम देखेंगे। तो जो भी पढ़ना है यही क्लास में पढ़ना है, उसके बाद जो है
ना भी पढ़े तो भी याद रहना चाहिए। इस तरीके से आप कंसंट्रेशन के साथ इन चीजों को समझिए, ये समझना बहुत जरूरी है। ये समझ लीजिए कि 1 घंटा आप पढ़ाई के लिए निकालते हैं सैटरडे को, और उसमें नई चीजें आप सीखते हैं जो आपके जीवन में काम आती है। इसको अलग से आप रिवीजन करना चाहें तो करें, पर हमें इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करनी कि ये 1 घंटा हमारा सार्थक हो और हमारे दिमाग में वो चीज अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए। इसलिए मैं चीजों को 2-3 बार रिपीट करता हूँ। चलिए, तो प्लाज्मा का हम यहाँ संबंध डेंगू के साथ स्टेब्लिश करेंगे, तो उससे हम ये देखेंगे। तो प्लाज्मा क्या होता है? तो हमारा खून जो है 2 मुख्य भागों से बना है, एक है सेल्स, दूसरा है प्लाज्मा। तो जो सेल्स होती हैं वो होती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और प्लाज्मा क्या होता है? पीले रंग का तरल हिस्सा जिसमें पानी, प्रोटीन, एल्बुमिन प्रोटीन है, इलेक्ट्रोलाइट है, एंटीबॉडी है या हार्मोन्स। आपने देखा होगा जब किसी को चोट लगती है तो चोट लगने के बाद वहां भले दवाई लगा देते हैं, लेकिन कुछ रिश्ता रहता है, पीला पीला सा कुछ निकलता रहता है, वही प्लाज्मा, सीरम। तो ये बॉडी का प्लाज्मा रिलीज होना शुरू हो जाता है। और प्लाज्मा में क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट, एंटीबॉडीज एंड प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, जो भी प्रॉपर्टीज। एक तो होंगी सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और क्या होगा उसमें? ब्लड प्लाज्मा। प्लाज्मा लीकेज मतलब क्या होगा, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं ताकि चीजों को और आसान बनाया जा सके। तो जब डेंगू वायरस हमारी इम्यून सिस्टम की लड़ाई होती है तो क्या निकलते हैं? साइटोकाइन्स। ये ब्लड कैपिलरीज की दीवारों को कमजोर और परमिएबल बना देते हैं। परमिएबल मतलब कि चीजें आर पार जा सकती हैं। कुछ होती है सेमी परमिएबल, कुछ होती है परमिएबल, यानी कोई चीज आर पार करने लायक स्थिति में वो ऐसी जो है बन जाती है कंडीशन। तो चीजें मतलब आर पार हो सकती है, परमिएबल, पारगम्य जिसको बोला जाता है। तो डेंगू वायरस क्या करता है? हमारे इम्यून सिस्टम और डेंगू वायरस की लड़ाई चलती है। दोनों की लड़ाई में निकलते हैं साइटोकाइन। साइटोकाइन कौन से? इंटरल्यूकिन नंबर 1, इंटरल्यूकिन नंबर 6 और टीएनएफ अल्फा। फिर ये साइटोकाइंस क्या करते हैं? ये ब्लड वेसल्स की दीवारों को कर देते हैं कमजोर और उसको बना देते हैं पारगम्य या परमिएबल। नतीजा क्या निकलता है कि खून का तरल हिस्सा यानी प्लाज्मा जो है ब्लड वेसल से बाहर निकलकर आसपास के टिश्यू और कैविटी में जमा हो जाता है। कैविटी मतलब क्या होगा? एक खाली एरिया, जैसे हमारा माउथ है या होलो एरिया है ना, खाली जगह है, इसको बोलते हैं कैविटी। ऐसी हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, प्लूरल कैविटी है, ऐसी अलग अलग कैविटी है जिनमें ऑर्गन्स रखे हुए हैं। मुंह में जीभ है, वैसे ही प्लूरल कैविटी में लंग्स है, एब्डोमिनल कैविटी में आपका लीवर है, स्टमक है, ऐसे इंटेस्टाइन, ये कैविटी में। ठीक, तो नतीजा क्या निकलता है कि खून का जो तरल हिस्सा है वह ब्लड वेसल से निकलकर आसपास के ऊतकों यानी टिश्यू और कैविटी में क्या हो जाता है? जमा हो जाता है, पानी भर जाता है। एक तरह से ये मान के चलो, ठीक है, उसको पानी भी आप अपनी देसी भाषा में बोल सकते हैं। एक्चुअल में वो क्या है? प्लाज्मा। अब प्लाज्मा लीकेज से क्या असर होता है? तो एक तो होगा कि रक्त गाढ़ा हो जाएगा, तो क्योंकि प्लाज्मा बाहर चला गया तो खून में सेल्स ज्यादा हो सकते हैं। तो आपको जब ब्लड टेस्ट कराएंगे तो हो सकता है उसमें आरबीसी भी बढ़ी हुई मिलेगी या डब्ल्यूबीसी बढ़ी हुई होगी इस तरह गाढ़ेपन के साथ। पर चूंकि प्लाज्मा लीकेज हो किसकी वजह से रहा है? क्योंकि वहां पर जो है प्लेटलेट्स भी नहीं है, तो वहां पर प्लेटलेट डाउन मिलेंगे, बाकी चीजें बढ़ी हुई हो सकती है। तो प्लाज्मा लीकेज से पहला असर होगा कि रक्त गाढ़ा होगा, जिसकी वजह से जो है लो बीपी होगा, हाइपोटेंशन, तो खून की नलियों में वॉल्यूम कम हो जाती है। तीसरा क्या होगा? डेंगू शॉक सिंड्रोम होगा। जब बीपी बहुत गिर जाएगा तो अंगों तक खून नहीं पहुंचेगा, जिससे धीरे धीरे ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। फ्लूइड कहाँ जमा हो सकता है? किसी को आइडिया है फ्लूइड कहाँ जमा होगा? आप मुझे लिख के बताइए। 1 मिनट का हम गैप लेंगे, तब तक आप सभी लोग बताइए कहाँ कहाँ फ्लूइड जमा हो सकता है।
तो क्वेश्चन ये है कि जो फ्लूइड है वो कहाँ कहाँ जमा हो सकता है, प्लाज्मा लीकेज कहाँ कहाँ पर हो सकता है, या मतलब देखें तो वो जमा कहाँ पर, कौन कौन से एरिया है, किसी कुछ खास चीजों के बारे में आपको कोई जानकारी है? और सब लोग जानते हैं, मैं अभी बताऊंगा तो आप बोलेंगे हाँ हाँ मैं मालूम। चलिए मैं बताऊं, यस और नो? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आवाज क्लियर है? चलिए, आपने सुना है पेट में पानी भरना, कई लोगों ने सुना होगा पेट फूल जाता है, तो एक कंडीशन वो है। तो लंग्स में जब पानी भरता है तो प्लूरसी हो जाता है, प्लूरल डिफ्यूजन बोलते हैं उसको, ठीक? तो कहाँ कहाँ फ्लूइड जमा हो सकता है? एक तो हो सकता है लंग्स में, और लंग्स में जब पानी भर जाए या प्लूरल इफ्यूजन हो जाए, उसको मेडिकल भाषा में प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं, ठीक? तो फेफड़ों में या लंग्स में पानी भरने से या प्लूरल इफ्यूजन होने से सांस लेने में तकलीफ। और पेट में क्या होगा जब पानी भरेगा, उसको बोला जाता है एसाइटिस। लंग्स में, हाँ जी सुनील जी, लीवर, तो एक्चुअली वो लीवर में नहीं होता है, उसको एब्डोमिनल कैविटी में बोला जाता है, तो लीवर के आसपास जमा हो सकता है, तो उसको बोलते हैं एसाइटिस, जो अक्सर आपने लीवर के केस में, जो लीवर सिरोसिस के केस होते हैं उसमें देखने को मिलता है। तो अगर लंग्स में हुआ तो प्लूरल, जो प्लूरल लेयर है ना लंग्स की, आपने पढ़ी होगी, तो उसमें प्लूरल कैविटी में वो जमा हो जाता है, जिसको प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं जी। और एब्डोमिनल कैविटीज में हो सकता है, वेरी गुड। लोअर एक्सट्रीमिटीज में भी हो सकता है, लंग्स में हो सकता है, बहुत अच्छा। तो ये चीजें होती हैं, तो जब पेट में भरेगा तो उसको बोलेंगे एसाइटिस, और प्लूरल कैविटी में अगर भरेगा तो उसको बोलेंगे प्लूरल डिफ्यूजन। कैसे टेस्ट करते हैं लोग, प्लाज्मा अगर लीकेज हो गया तो कैसे डॉक्टर पता लगाता है? तो हिमेटोक्रिट टेस्ट होता है, खून के गाढ़ा होने का स्तर बढ़ जाता है एक तो वो, दूसरा अल्ट्रासाउंड और एक्सरे। तो अब इसमें अल्ट्रासाउंड और एक्सरे कहाँ पे होगा? अल्ट्रासाउंड कहाँ का जो है फ्लूइड चेक करने के लिए करेंगे, और एक्सरे कहाँ का फ्लूइड जो है पता लगाने के लिए किया जाएगा? चैट में लिखकर बताइए। आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दिया करें। हम अल्ट्रासाउंड किस लिए करेंगे और कौन सा फ्लूइड जो है देखने के लिए हम करेंगे? जी, एक्सरे फॉर चेस्ट एंड अल्ट्रासाउंड फॉर एब्डोमिनल कैविटी, ये अत्तर सिंह जी ने बताया है, बहुत बढ़िया बताया आपने, ठीक है। तो जब लंग्स में फ्लूइड भर जाएगा तो उसको हम पता लगाएंगे एक्सरे से, और पेट में जब भरेगा तो पता लगेगा किससे? अल्ट्रासाउंड से। और क्लिनिकल सिम्टम्स क्या होंगे? बीपी गिरने लगेगा, और पेट में जब पानी भरेगा तो पेट फूलेगा,
और जब लंग्स में पानी भरेगा तो सांस लेने में कठिनाई होगी। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो प्लाज्मा लीकेज मतलब खून का तरल हिस्सा जो कि ब्लड कैपिलरी से बाहर निकल जाना, या जिससे खून गाढ़ा हो जाता है, इसकी वजह से बीपी गिरता है और जानलेवा शॉक की स्थिति बन जाती है। मेगाकार्योसाइट जो है एक बड़ी बोन मैरो की सेल्स होती है जो हमारी प्लेटलेट्स बनाने के लिए जिम्मेदार होती है। तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मेगाकार्योसाइट के बारे में। अभी मेगाकार्योसाइट को समझ लेते हैं, क्योंकि जिसके बारे में हम पूरी जो है क्लास है उसी के लिए हमको देखना डेंगू। तो यहाँ मेगाकार्योसाइट के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो मेगाकार्योसाइट का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है सेल का, 50 से 100 माइक्रोमीटर इसका व्यास होता है, बड़ी होती है। और ये बोन मैरो की कोशिका है जो क्या करती है, प्लेटलेट बनाती है। इसका निर्माण कैसे होता है, तो यह हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल से बनती है जो आगे जाकर मेगाकार्योब्लास्ट, फिर प्रो मेगाकार्योसाइट, फिर मेगाकार्योसाइट में विकसित होती है। इसका साइज क्यों बड़ा होता है, इसका जो न्यूक्लियस है वो भी बड़ा होता है, क्योंकि इसका डीएनए रेप्लिकेशन बार बार होने पर बनता रहता है, इसीलिए जो है। लेकिन कोशिका इसकी विभाजित नहीं होती है, डीएनए रेप्लिकेशन बार बार होता है, इसीलिए जो है इसका न्यूक्लियस बड़ा होता है। काम क्या है इसका, प्लेटलेट प्रोडक्शन करना। तो प्लेटलेट प्रोडक्शन, एक मेगाकार्योसाइट अपने साइटोप्लाज्म के छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़कर प्लेटलेट्स में बदलता है। एक मेगाकार्योसाइट सेल से लगभग 2000 से 7000 प्लेटलेट बन सकते हैं। प्लेटलेट रक्त का थक्का जमाने और घाव भरने की प्रक्रिया में मदद करते हैं। मुख्यतः इसका स्थान क्या है मेगाकार्योसाइट का, तो ये बोन मैरो में पाए जाते हैं, लेकिन इनके द्वारा बनी प्लेटलेट्स खून में रिलीज हो जाती है। ये रहती कहाँ है, बोन मैरो में, लेकिन प्लेटलेट कहाँ रिलीज कर देती है, खून। आसान शब्दों में देखा जाए तो मेगाकार्योसाइट को मदर सेल है जो प्लेटलेट बनाकर खून में भेजती है। अब इसका हम संबंध एस्टेब्लिश करने की कोशिश करें। तो डेंगू वायरस क्या करता है, खून की कोशिकाओं और जो है बोन मैरो को इफेक्ट करता है। तो पहले ये किस तरीके से इफेक्ट डालता है डेंगू, तो बोन मैरो सप्रेशन। तो यह वायरस मेगाकार्योसाइट और अन्य ब्लड फॉर्मिंग सेल की एक्टिविटी को धीमा कर देता है, जिससे प्लेटलेट प्रोडक्शन घट जाता है। फिर मेगाकार्योसाइट डैमेज, तो वायरस सीधे मेगाकार्योसाइट को इन्फेक्ट करके उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है, जिसकी वजह से प्लेटलेट बनने की क्षमता घट जाती है। तीसरा है पेरिफेरल डिस्ट्रक्शन, तो खून में मौजूद प्लेटलेट भी इम्यून सिस्टम और वायरस की वजह से टूटने लगते हैं। परिणाम क्या होता है, जिसकी वजह से प्लेटलेट बहुत तेजी से कम होने लगते हैं, और इसी वजह से डेंगू में ब्लीडिंग या पैची स्किन जो है, स्किन पे लाल लाल दाने, या नाक से या गम से ब्लीडिंग या इंटरनल ब्लीडिंग की दिक्कतें हो जाती हैं। प्लेटलेट का जो जीवन काल होता है, ये प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट भी बोला जाता है, और ये 7 से 10 दिन इसका जीवन काल होता है। और रिसर्च से पता चला है कि ये डेंगू वायरस मेगाकार्योसाइट को इन्फेक्ट करता है, फिर इसके ऊपर रिसर्च हुई। तो ये थी इंफॉर्मेशन डेंगू के बारे में। अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट के बारे में कि हमको किस तरह ट्रीटमेंट की अप्रोच करनी है। रिसेंटली अभी मेरे एक पेशेंट के बेटे को डेंगू हुआ था, 15 दिन से उसका बुखार उतर नहीं रहा था, तो उन्होंने कहा कि इसको ऐसा सिम्टम्स लग रहा है,
और उन्होंने चेक कराया तो उसको डेंगू पॉजिटिव आया और प्लेटलेट उसके डाउन होने शुरू हुए। तो उन्होंने जो है पूछा कि हम न्यूरोथेरेपी में क्या कर सकते हैं, तो मैंने कहा कि भाई आप जो है 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 दीजिए और हर जो है 2 घंटे में या 1 घंटे में आपकी जैसी सुविधा है उस हिसाब से आप देते जाइए। तो उससे क्या हुआ, उन्होंने एक तो ये शुरू किया और दूसरा जो है एक 5 से 10 ml पपीते के पत्ते का रस उन्होंने उसको दिन में 3 बार देना शुरू किया और अपना ये ट्रीटमेंट। तो पहले दिन उन्होंने 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 दिया, दूसरे दिन फिर मैंने बोला और डाउन हो रहे थे तो फिर मैंने उसके बाद आपको उनको बोल दिया कि आप 6 ADR भी साथ में जोड़ दीजिए। तो वो देने से क्या हुआ, बच्चा जो है 3-4 दिन के अंदर उसके प्लेटलेट जो है करीब 70 से 80 हजार तक पहुंच गए थे। तो वो दोबारा फिर रिवर्स होकर नॉर्मल अभी हो गया। तो न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट से एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो बीमारी सीवियर हो सकती है उस सीवियरिटी की कंडीशन को रोका जा सकता है और बीमारी ठीक हो जाती है। तो अब ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होगा, इसमें एक चीज देखिए, हमारे एक न्यूरोथेरेपिस्ट है मनोजीत जी, उनसे मेरी डिस्कशन हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी ने पहले इसको समझा जाता था कि हम इसमें वायरल ट्रीटमेंट थाइमस को उकसा के जो है ठीक करने का प्रयास करते थे, लेकिन थाइमस से उतना रिजल्ट इसमें नहीं आता है। ठीक, तो इसमें जो मुख्य रूप से ट्रीटमेंट है वो आपका एडीआर और थाइमस इसमें काम करता है। एडीआर क्यों काम करेगा, क्योंकि इसमें इन्फ्लामेशन बॉडी में हो जाता है और वो इन्फ्लामेशन की वजह से जो है डेंगू में इतनी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती है। इसलिए प्राइमरी तौर पर जो है इन्फ्लामेशन भी कम करना और लीवर का ट्रीटमेंट इसमें दिया जाएगा। तो फर्स्ट प्रोटोकॉल कहता है आप 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 सीवियरिटी के हिसाब से उसकी फ्रीक्वेंसी दे सकते हैं, या तो हर घंटे आपको देना है या हर 2 घंटे पे आप देंगे। और क्या ट्रीटमेंट है, पिंकी ट्रीटमेंट करके एक बनाया है गुरुजी ने, वो आप दे सकते हैं, जो हमारी पीडीएफ में है 1 पॉइंट, वो जो पीडीएफ है फॉर्मूला पीडीएफ जो भी गुरु पूर्णिमा के दिन आप सभी को प्रदान की गई थी, तो उसमें आपको मिल जाएगा। एक वो ट्रीटमेंट है। फिर एक और ट्रीटमेंट है 1 पॉइंट लीवर 1 लीवर 0 1, ये सब पॉइंट में, मतलब 1 लीवर 0 तो पॉइंट बोलिए या 1 लीवर 0 वो सेम ही रहेगा। तो 1 पॉइंट लीवर 1 लीवर 0 और 1 पॉइंट म्यूकस 0 इंटू 6। ये किस लिए दिया जाता है, ये अक्सर थ्रोम्बोपोएटिन के लिए देंगे जिससे कि प्लेटलेट का प्रोडक्शन हो सके। और बाकी के जो फीवर के ट्रीटमेंट है वो आप दे सकते हैं। इसमें कुछ ट्रीटमेंट है जिनका मैं यहाँ पर स्क्रीन पर शो कर देता हूँ, उससे जो है आप वीडियो से भी लिख सकते हैं और बाद में मुझे समय मिलेगा तो मैं इसका पीडीएफ बना के आप सभी को शेयर कर दूंगा। ठीक है, शेयर करना है पीडीएफ। ओके, ठीक है, तो मैं शेयर करूंगा इसका, फिर भी आप देख लीजिए ताकि जो लोग इसमें जो वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी वहां से मिल जाएगा और आप लोग जो है चलिए, पिक्चर क्लियर है सभी को। तो ये कुछ ट्रीटमेंट है जो हमने ग्रुप में भी डिस्कशन किया था, तो उस दौरान भी मिले हैं, तो वो सारी चीजों का मैं कलेक्शन किया, फिर बाद में उनको जो है हम ठीक से करेंगे। तो निखिल जी ने बताया था, मैंने अभी बोला आपको 1 पॉइंट लीवर, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास वो एक तो 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 हर घंटे आप देंगे, पिंकी ट्रीटमेंट है। फिर 1 पॉइंट लीवर 1 लीवर 0 1 पॉइंट निकल 0 इंटू 6, ये जो है थ्रोम्बोपोएटिन के लिए
दिया जा सकता है। फिर अश्विनी जी हैं लखनऊ से, तो उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट बताया था। 1 पॉइंट, ये लीवर सेट है एक तरह का, 1 पॉइंट लीवर इंटू 3, लीवर 3 पॉइंट इंटू 3 एंड 1 लीवर 6। श्री रामन सबक्लेवियन हो गया। अब कम्युनिटी के लिए फास्ट एज ए नॉर्मल है, एसिड एल्कलाइन वो चेक करना। फिर किडनी क्लियर, एडीआर है, ये ट्रायल करके आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये जो है हमारे नागपुर से एक न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, तो उन्होंने शेयर किया था फॉर्मूला। तो ये एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है जो दिया जा सकता है। तो इसमें 6 ADR into 1 ट्रीटमेंट फॉर इंक्रीज प्लेटलेट, 3 एक्सिस्टोफिंगर पेन गॉल लीवर गैस गॉल लीवर, फिर CNNS पेन, ये डाइजेशन के लिए है ताकि पहले पेट को सेट किया जाए। फिर उसके बाद जो ट्रीटमेंट आएगा ये जो है आपका डेंगू के हिसाब से आप उसको दे सकते हैं। ये ट्रीटमेंट जो है गुरुजी ने बनाया था 15 ml/2 ट्रीटमेंट, फॉलिक एसिड, थायमिन, B12, नियासिन, 2 लीवर 3.10 लेफ्ट मंडल फास्ट एज और लेफ्ट का मसल, ये आश्रम से प्रोवाइड किया गया था। ये मुझे डिटेल भेजा था मनोजीत जी ने, ठीक है। और बाकी किडनी ट्रीटमेंट वगैरह मैंने बता दिया। तो लेफ्ट काफ मसल कैसा है, ये इम्यूनिटी में या फीवर में काम आता है अक्सर, इसके लिए यूज किया जाता है। तो ये हमारे पास एक प्रोटोकॉल होगा, और इसके साथ आप पपीते के जो पत्ते हैं उसका रस दीजिए। जो बड़े हैं तो उनको 10 ml 2 टाइम्स, या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो 3 टाइम्स दे सकते हैं। बच्चे हैं तो 5 ml दे सकते हैं, तो ये सेफ रहेगा, ठीक है। तो आज का क्लास जो है यहीं पे कंप्लीट होता है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।